हुआ है। ठीक है, आज हम उन्हीं स्टेप्स को या उन टर्म्स के बारे में समझेंगे कि उन टर्म्स का मीन्स क्या है और कहाँ से कहाँ तक उन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेप है ब्रीदिंग के नाम से। ठीक है, ब्रीदिंग सिंपल है। ब्रीदिंग तो हमें पता है, सांस लेना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। लेकिन इसको हम किस बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रीदिंग का मतलब क्या है। तो देखो, जो हमने नेज़ल चैम्बर या माउथ के द्वारा ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन के बाद जो CO2 निकली वेस्टेज के फॉर्म में, उसको हमने बाहर छोड़ा, सिर्फ इतनी ही प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। ठीक है, कितनी प्रोसेस को, सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, यानी एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेयर टू लंग्स इज़ वेंटिलेशन, यानी गैसेस को बाहर छोड़ना और लेना क्या कहलाता है, इतना प्रोसेस कहलाता है। या इस टर्म को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग टर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड और वेंटिलेशन का मतलब हवादार, यानी कि हवा आना और जाना, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसको कहते हैं बाह्य श्वसन। इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है। तो देखो, अभी हमने क्या किया, अभी यहाँ पर हमने जो CO2 और ऑक्सीजन है इसको कहाँ भेज दिया, ये आ गए एल्वुलाई वाले पार्ट में या एल्वुलाई कैविटी में आ गए। अब आपको पता है ये जो एल्वुलाई है कहाँ का पार्ट है, ये लंग्स में जो आखिरी पॉइंट था या फिर जो टर्मिनल पॉइंट था, ब्रोंकाई और ब्रेंक्यूल के बाद जो लास्ट एल्वुलाई था, यानी कि जो बबल शेप स्ट्रक्चर था, वहीं जाके क्या फिल हो जाता था, ऑक्सीजन या हवा, और यहीं से गैसेस एक्सचेंज होता था। तो यहाँ तक तो मैंने जो स्टेप कहा कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये इतना प्रोसेस को मैंने क्या नाम दे दिया, वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कुछ नहीं है, यही O2 और CO2 का जो एक्सचेंजमेंट है किसके द्वारा, कैपिलरी के द्वारा, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाह्य है। क्योंकि देखो, यहाँ जो ऑक्सीजन आई है वो कैसी होगी, बाहर की तरफ, यानी कि ये एल्वुलाई या एल्वुलाई कैविटी है, ये कहाँ होगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस यहाँ भी होगी। तो देखो, यहाँ से O2 का, एल्वुलाई से O2 का कहाँ चला जाना, कैपिलरी में चला जाना, और CO2 का कैपिलरी से कहाँ चला जाना, एल्वुलाई में चला जाना। यही इतनी ही प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन इस ब्लड में घुल गई है या फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आ गया है इस वाले ब्लड वेसल में, ये जाएगा कहाँ, हार्ट में, और हार्ट में जाएगा ऑरिकल वाले चैम्बर, ऑरिकल वाले चैम्बर से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। अच्छा, यहाँ जो प्रोसेस हो रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ये वाला जो लेक्चर है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर होगा उसकी लिंक मैं यहाँ दे दूँगा, उस वाले लेक्चर में आप ये देख सकते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो किस तरीके से काम करता है, किस आर्टरी के द्वारा या वेन के द्वारा कैसे सर्कुलेट होगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, इस हार्ट के इस एओर्टा के द्वारा या फिर इस आर्टरी के द्वारा पूरे ब्लड में या पूरे होल बॉडी के ऑर्गन में इसको भेजा जाएगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड, ब्लड के द्वारा ये जा रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, RBC में बाइंड होगा या हीमोग्लोबिन में घुल जाएगा, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसका नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। अब ये क्या प्रोसेस है, तो देखो, जब भी इस कैपिलरी के द्वारा CO2 और यहाँ देखिए ये है O2, जब कैपिलरी के द्वारा O2 को कहाँ भेजा जाए, सेल के अंदर भेजा, ये एक सेल है या एक टिश्यू है, O2 को कैपिलरी के द्वारा कहाँ भेजा जाए, सेल में भेजा जाए, और उस सेल से जो वेस्टेज के फॉर्म में CO2 निकली है उसको कहाँ भेज दिया जाए, वापस कैपिलरी में भेज दिया जाए, और यहाँ से CO2 ऐसे जाते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के होते हुए ये कहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि CO2 वेस्टेज है, बाहर निकलेगी। तो इसी स्टेप को सिर्फ आप इतना प्रोसेस देखिए, इतना वाला प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2
किसके साथ? इस टिश्यू या सेल के साथ। तो इतना प्रोसेस आपका जो ये प्रोसेस, इतना वाला जो प्रोसेस है, इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये अंदर हुआ है, या इसी को टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है? टिश्यू के साथ गैसियस एक्सचेंज किया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल एक जैसा है, बस अंतर इतना है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ कैपिलरी से ऑक्सीजन यहाँ आया है और यहाँ कैपिलरी से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, किसको? टिश्यू या सेल को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर यानी सेल, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन। तो चलिए अब यहाँ आप देखिए, ये क्या है? यहाँ आप देखिए, ये जो है एक यहाँ सेल बनी हुई है। इस सेल में क्या हो रहा है? इस सेल में क्या होता है? जो O2 आई है, उस O2 का यूटिलाइजेशन होता है, यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि पावर हाउस है, और वहीं पर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। उस O2 का वहाँ पे क्या होगा? यूज़ होगा, और जैसे यूज़ होगा तो कुछ केमिकल रिएक्शनें होती हैं, और वहाँ से होने के बाद वहाँ से निकलता है CO2 यानी वेस्टेज प्रोडक्ट या वेस्टेज गैस। तो CO2 वहाँ से जो रिलीज़ हो रही है उस सेल से, और O2 को वहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, इतनी ही प्रोसेस उस सेल के अंदर होती है। तो इसी को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और इतने प्रोसेस के लिए कई सारे साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि क्रेब साइकिल, जैसे कि ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है, जो आपने ग्लूकोज या जो आपने न्यूट्रिशन या कार्बोहाइड्रेट खाया है, उस कार्बोहाइड्रेट को आपको तोड़ना पड़ेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस करोगे, और ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद उसमें से क्या निकालोगे? ATP जनरेट करोगे। तो ये सारी जो तीनों प्रोसेस हैं, इन तीनों प्रोसेस से होके हमें क्या निकलता है? 38 ATP जनरेट होती है। कहाँ? पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और वहीं से क्या होगा? यूज़ होगा ETS में ऑक्सीजन का, और इन दोनों के दोनों प्रोसेस में क्या निकलेगा? वेस्टेज के फॉर्म में CO2। तो ये CO2 बाहर निकल जाता है, और ये O2 का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये आपको एक बार इस वाले डायग्राम से और बेटर तरीके से समझाएंगे। तो देखो, ये यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर रिकॉल करेंगे फिर से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन आई, यहाँ आप देखो ऑक्सीजन आई और O2 आई और CO2 बाहर गई। इतना जो प्रोसेस हो गया, यहाँ देखिए, ये एक एल्वुलाई या एल्वुलर स्पेस है। यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन आई और CO2 बाहर निकली। इतना जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। इसके बाद इस एल्वुलर कैविटी में ऑक्सीजन कहाँ गई? ऑक्सीजन गई इस कैपिलरी में, और CO2 बाहर निकल गई। इसी प्रोसेस को या इतने ही एक्सचेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा? इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हार्ट। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा? इस कैपिलरी के द्वारा इसको टिश्यू या सेल में क्या किया जाएगा? एक्सचेंज किया जाएगा। इतने प्रोसेस को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये वाला क्या हो गया था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद इस सेल में O2 का यूटिलाइजेशन और CO2 का रिलीज, यही कहलाता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से आप समझिए, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये ब्रोंकाई, यहाँ पर ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया के बाद कहाँ आया? ब्रोंकाई से कहाँ आया? ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ आया? फिर ये एल्वुलाई में आया। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बेटर तरीके से समझाने के लिए यहाँ बना हुआ है। यही चीज़ यहाँ है एल्वुलर कैविटी। तो इतना जो प्रोसेस था, इतने को हमने क्या कहा? ब्रीदिंग। ठीक है, तो आई होप अब आपको बेटर तरीके से समझ आ गया हो। इसी के लिए मैंने एक चार्ट और बनाया है, इस पर आप एक बार और इसको देख सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर चार्ट के जरिए बताई है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखो ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये हो गया एल्वुलाई से एक्सचेंजमेंट ऑफ CO2 O2। इसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ? कैपिलरी से O2 और CO2 का एल्वुलाई में एक्सचेंजमेंट। उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हुआ? CO2 O2 का इस सेल के साथ एक्सचेंजमेंट, और उसके बाद जो CO2 का रिलीज होना, इस सेल के अंदर O2 का यूज़ होना, किसके द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, क्रेब साइकिल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। यही सारे प्रोसेस हैं या यही सारे स्टेप्स हैं जो कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।